वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि जो हमारी इंडियन पॉलिटी है वहाँ से टॉप 20 ऐसे प्रश्न लेने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमने आपके लिए अलग से सिलेक्ट किया इस क्वेश्चन को। आप 20 प्रश्न को ध्यान से देखिए और आप 20 में से कितने प्रश्न सही करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो के सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तुम्हारा पहला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। देखिए, इसमें 20 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो बार बार एग्जाम पूछे गए हैं और सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको सबका जवाब देते चलना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में जो रेगुलेटिंग एक्ट है कब पारित किया गया। देखिए, ऑप्शन हमने जानबूझकर इस बार नहीं रखा है क्योंकि आपको ऐसे आंसर देना होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये 1773 में पारित किया गया। 1773 में पारित किया गया और 1774 में ये लागू हुआ था भारत में। अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट से ही भारत में जो संवैधानिक विकास है उसका प्रारंभ होता है और इसके तहत ही 1774 में कलकत्ता में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न से इतना प्रश्न आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। देखिए, आपको ज़रूर पता होगा जो मार्ले मिंटो सुधार है वह 1909 में आया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक पृथक निर्वाचन प्रणाली। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत मुसलमानों के लिए जो था एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई थी। ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगर हम बात करें मार्ले मिंटो सुधार की तो यह कब आया? 1909 में आया था। इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार क्यों रखा गया? देखिए, 1909 में भारत के जो सचिव थे वो मार्ले थे और इनके जो भारत के वायसराय थे वो थे मिंटो, और इनके द्वारा जो लाया गया सुधार था उसे मार्लो मिंटो सुधार या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथक निर्वाचन प्रणाली। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो संविधान सभा है इसका गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। बात करें कब हुआ था, तो 9 दिसंबर यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन यानी कि पहला बैठक हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ। और बात करें कि इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और यह अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। अगला प्रश्न हमारा है चौथा प्रश्न, भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, यानी कि जो संघीय व्यवस्था है इसके लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में पहली बार भारत में जो संघीय व्यवस्था है इसका उल्लेख किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है, संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा में कितनी समितियों का गठन किया गया था। संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा में कितनी समितियों का गठन किया गया था? आप सभी जरूर आंसर देंगे इसका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप इसके आंसर देखें तो देखिए, संविधान के निर्माण हेतु कुल 22 समितियों का गठन किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 समितियों का गठन किया गया था। छठा प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के तहत समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। देखिए, समाजवादी शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें कई जो है संशोधन किए गए थे। जैसे प्रमुख संशोधन क्या था कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया और इसी समय मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत ही अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो यहाँ से आपको इतने प्रश्न याद रखने हैं। सातवां प्रश्न हमारा क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा जापान से। देखिए जो भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है यह जापान के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अगर हम मूल अधिकार की बात करें तो देखिए जो हमारे में मूल अधिकार है संविधान में वह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। और जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो ये 3 पॉइंट जो है याद रखना है। इसके अलावा जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ये कुछ पॉइंट जो है याद रखने हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न हमारा है किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? जिस प्रकार भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है तो किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अमेरिका के संविधान में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि वहाँ पर आप देश के भी नागरिक होते हैं अलग से और राज्य के भी नागरिक होते हैं, यानी कि वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? यानी कि जो हमारे ये मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो हमारे हैं मौलिक अधिकार हैं और इनमें संशोधन का अधिकार जो है किस वाद के तहत प्रदान किया गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद के बाद मौलिक अधिकारों में भी जो है संशोधन का अधिकार संसद को प्रदान कर दिया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारतीवाद। अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न हमारा है किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं? किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं? आइए देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए कहा था, यानी कि इनका कथन था कि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वह आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। बात करें नीति निर्देशक तत्व की तो ये हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक रखे गए हैं। इन्हें आयरलैंड के संविधान से भारत में लिया गया है और इनका उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है 11वां प्रश्न है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आधार किस में स्थापित है? यानी कि भारत के संविधान के किस भाग में जो है कल्याणकारी राज्य का आधार स्थापित है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्वों में जो है कल्याणकारी राज्य का आधार स्थापित किया गया है। अभी मैंने बताया किस पार्ट में है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं। और यदि पूछा जाए किस देश के संविधान से यह लिया गया है तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न हमारा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है? यानी कि जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है वह किस अनुच्छेद में वर्णन की गई है? आप सभी जवाब देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान के जो अधिकार है इसका वर्णन किया गया है। यदि बात करें कि राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है तो देखिए जो राष्ट्रपति का पद है वो अनुच्छेद 52, जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अनुच्छेद 54 और जो हमारा उपराष्ट्रपति होते हैं वह अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आते हैं। 63 में उपराष्ट्रपति, 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, 52 में राष्ट्रपति और अनुच्छेद 72 जो होता है इसमें राष्ट्रपति के क्षमादान के जो अधिकार है उसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं यानी कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं यह राज्यसभा के पदेन सभापति के पद पर भी कार्य करते हैं। और राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। और वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो एम वेंकैया नायडू वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न हमारा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जो हमारे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं इनकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। देखिए यहाँ से याद रखना है जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था यानी कि 91वां संविधान संशोधन, इसके तहत जो मंत्रिपरिषद का जो सदस्य संख्या है उसको लोकसभा के कुल सदस्यों की
15% तक सीमित कर दिया गया है हमारा संविधान संशोधन 91 के द्वारा। तो ये आपको संविधान संशोधन याद रखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न हमारा है, किसी राज्य के राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि जो राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति होती है वह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 213 में जो है राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 213 में। तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश की जारी करने की जो शक्ति है वो प्राप्त है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213। 16वां प्रश्न हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, आप सभी जरूर आंसर देंगे इसका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और बात करें धन विधेयक कौन से सभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। तो जो धन विधेयक है यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा है, किसे भारत के संविधान का रक्षक माना गया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के संविधान का रक्षक किसे माना गया है। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, इसे भारत के संविधान का रक्षक माना गया है। और बात करें कि भारत के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है, तो चीफ जस्टिस अब जो हमारे इंडिया वर्तमान में वो है जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। ये अभी हाल ही में इन्हें अपॉइंट किया गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। 19वां प्रश्न हमारा देखिए क्या है, 19वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है। यानी कि अनुच्छेद 249 में क्या वर्णन किया गया ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 249 में किया गया है। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की जो नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। बात करें कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो देखिए अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है 315 से 323 तक रखा गया है। कमेंट करके आपको बताना है कि वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है। आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के तौर पर कौन है। तो देखिए ये 20 प्रश्न थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए, और हमने काफ़ी चुने हुए प्रश्न इसमें से लिए थे। आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।